दोस्तों नमस्कार। करंट अफेयर सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर 4 है। आज हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स लेक्चर 4 में को डिटेल से देखेंगे। ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, ये बेस्ड है हमारे वॉल्यूम 2 पे। वॉल्यूम 2 क्या है? तर्कस करंट अफेयर्स का हम 2 वॉल्यूम में किताब पब्लिश कर रहे हैं। फर्स्ट वॉल्यूम जो ऑलरेडी मई में पब्लिश हो चुकी थी, वॉल्यूम 2 इस वीक के एंड तक आ जाएगी। वॉल्यूम 1 का हमने इंटरनेशनल अफेयर ख़त्म कर दिया है। वॉल्यूम 2 का हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और ये मैगज़ीन एक मास्टरपीस है। बहुत ज़बरदस्त मैगज़ीन बनी है। इसके अलावा और कहीं झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इतना हॉलिस्टिकली चीज़ों को कवर किया गया है। नॉट ओनली करंट बट उसके पीछे स्टैटिक में क्या क्या चीज़ें हैं उसको भी कवर करने की कोशिश इसमें की गई है। तो जब भी इंटरनेशनल वाला चैप्टर पढ़ो तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर एटलस है तो उसको खोल के बैठो, या फिर अगर लैपटॉप में देख रहे हो तो मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन करके पढ़ो रखो। मैं उसमें बोलूँगा कि मैप में क्या क्या देखना है, तो उस मैप में तुम मार्क करते जाओगे या फिर एक झलक भी देख लोगे तो इस तरह का सवाल अगर आया तो एलिमिनेट अच्छे से कर पाओगे। आज का जो वीडियो है हम लोग वॉल्यूम 2 का इंटरनेशनल अफेयर्स का स्टार्ट कर रहे हैं। इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे 3 से 4 लेक्चर में फिनिश करने की। आपका डेली बेसिस पे आधा घंटा से 45 मिनट का लेक्चर होता है और हम लोग यही कोशिश करेंगे कि अगले 16-17 दिन में, मैक्सिमम 17 दिन में हम लोग कंप्लीट करंट अफेयर्स को फिनिश कर लेंगे। वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 तर्कस करंट अफेयर्स। उसके बाद आपके दिमाग में जो है ना एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आएगा कि हमने 2 कंप्लीट मैगजीन फिनिश कर ली है। अब जो भी आएगा नया चीज़ वो बस ऐड ऑन करेंगे, आपको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा सब टॉपिक है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेसी। मतलब जो विजिट्स वगैरह होते हैं, MOU टाइप्स होते हैं, वो सब हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हुई हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है प्राइम मिनिस्टर की विज़िट के बारे में। प्राइम मिनिस्टर ने सितंबर महीने में 2 जगह विज़िट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रुनई दारुसलाम और सिंगापुर। जो ब्रुनई दारुसलाम है उसको हम लोग ब्रुनई के नाम से भी जानते हैं। आप मैप ओपन करेंगे, जब मैप ओपन करेंगे तो ब्रुनई आपको दिखेगा मलेशिया के बगल में, है ना। इसी से रिलेटेड एक बहुत पॉपुलर जो ब्रुनई से बाहर है एक्चुअली, बट वो जगह है लिम्बांग वैली। अगर लिम्बांग वैली के बारे में पूछे तो ब्रुनी से रिलेटेड है, वो ब्रुनी के आसपास है, आसपास वाले एरिया में वो है। फिर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ का, सुकांग रिवर ब्रुनी का है। चलो अब हम आते हैं सिंगापुर पे। सिंगापुर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब देखोगे तो जो FDI हम लोग रिसीव करते हैं उसमें सबसे टॉप में रहता है मॉरिशस, सेकेंड नंबर पे रहता है सिंगापुर, थर्ड नंबर पे रहता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो इंडिया FDI रिसीव करता है टॉप पे है मॉरिशस, नेक्स्ट सिंगापुर, थर्ड USA। अगर आपको लगता है कि कुछ डिफरेंस है जो आप जानते हैं और मैं जो बता रहा हूँ, आप प्लीज़ कमेंट करिए, हम लोग उसको क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा स्टेट, कौन सा स्टेट है जिसको सबसे ज़्यादा FDI मिलता है? तो वो है महाराष्ट्र। उसके बाद किसको मिलता है? वो है कर्नाटका। थर्ड नंबर पे है गुजरात। FDI के मामले में सवाल पूछा जा चुका है कि हाईएस्ट अभी तक का कौन है, तो अभी महाराष्ट्र चल रहा है। कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा FDI रिसीव करता है? तो वो है सर्विसेज सेक्टर। उसके बाद है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। उसके बाद है ट्रेडिंग मतलब स्टॉक ट्रेडिंग नहीं बल्कि जो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स होते हैं वो। और चौथा है टेलीकम्युनिकेशन। अब अगर आपसे पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन सी है, तो वो है रिलायंस जियो। अब जो ब्रुनई दारुसलाम जाते हैं तो वहाँ पे इंडिया ब्रुनई का जो रिलेशन है उसका 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेट होता है। इसमें याद करने वाली चीज़ सिर्फ एक है कि ओमर अली सैफुद्दीन मॉस्क, एक आइकॉनिक लैंडमार्क जो 1958 में कंप्लीट हो गया था, यहाँ पे वो विज़िट किए हैं। तो ये पूछ सकता है कि ओमर अली सैफुद्दीन मॉस्क कहाँ पे है? तो ये कहाँ है? ब्रुनई दारुसलाम में है। अब सिंगापुर विज़िट की बात करें तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग, ये याद रखना है। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? लॉरेंस वोंग हैं। उन्होंने ये कहा कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो पार्टनरशिप है उसको एक अलग लेवल पे ले जा रहे हैं, वो है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब कौन कौन से एरिया में इंडिया और सिंगापुर को काम करना है? जो कुछ MOU साइन हुए हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, हेल्थ कॉपरेशन और स्किल डेवलपमेंट। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट होता है पोलैंड का। ये अगस्त में, हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ते हैं, अगस्त में विजिट हुआ 21-22 अगस्त को पोलैंड। अगर पोलैंड के बारे में आप जानेंगे, पोलैंड के बारे में समझना चाहेंगे तो ये कहाँ पे है? तो पोलैंड है यूक्रेन बॉर्डर पे, है ना। अब अगर आप मैप ओपन कर सकते हैं तो यूक्रेन का मैप अगर ओपन करेंगे तो पोलैंड जो है यूक्रेन बॉर्डर पे है।
एक वारसाव जगह का नाम है, वारसाव कहाँ है? पोलैंड में। ठीक है, चूंकि यूक्रेन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो यहाँ से पूछा जा सकता है, जो मैप आप ओपन किया है आपने, वहाँ से ये पूछा जा सकता है कि यूक्रेन के सराउंडिंग में कौन कौन सी कंट्रीज़ है। तो देखो, बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, मोल्दोवा है और रशिया है। इतनी कंट्रीज जो हैं वो यूक्रेन के सराउंडिंग है। यूक्रेन का कैपिटल कहाँ है? यूक्रेन का कैपिटल है कीव। अब जो पोलैंड विजिट हुआ, इसमें सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट जो था वो था कोल्हापुर मेमोरियल विजिट। जो कोल्हापुर मेमोरियल बनाया गया था वॉर्सो में, वो क्यों बनाया गया था? तो जो प्रिंसली स्टेट था कोल्हापुर का, उन्होंने पॉलिश पीपल को सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे वहाँ पे रहने के लिए, है ना, उनको स्टे करने के लिए, बॉम्ब शेल्टर के लिए उनको जगह दी थी वहाँ पे। और वही कैंप बाद में पॉलिश लोगों के लिए एक विजिटिंग स्पेस बन गया। और इसीलिए जो पोलैंड है, पोलैंड में कोल्हापुर के राजा को बहुत माना जाता है और वहाँ पे कोल्हापुर मेमोरियल भी बनाया गया है। वहीं पे जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी रंजीत सिंह जडेजा मेमोरियल में भी उन्होंने विजिट किया। तो यहाँ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोल्हापुर मेमोरियल रिसेंटली इन न्यूज़ वो कहाँ है? तो कहाँ है? पोलैंड में है। वहाँ पे विजिट किसका हुआ है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट हुआ है। अब कुछ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे भी बात हुई। तो पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं? पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क। प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेज डूडा। किस किस मुद्दे पे बात हुई? तो इन सब मुद्दों पे बात हुई, बट एक बार पढ़ लेना है, याद नहीं करना है। दिग्विजय सिंह जी रंजीत सिंह जी जडेजा कौन थे? तो इन्होंने क्या किया था? इंडियन थे। जिस तरह से कोल्हापुर के प्रिंसली स्टेट्स ने वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे पॉलिश लोगों को जगह दी थी, उसी तरह से दिग्विजय सिंह जी रंजीत सिंह जडेजा जी ने लगभग 1000 पॉलिश स्टूडेंट को रहने की जगह दी थी। और उसी के ऑनर में गुड महाराजा स्क्वायर अभी पोलैंड में बना हुआ है। ये हमारा सॉफ्ट पावर है, ये हमारे इंडियंस की सॉफ्ट पावर है जो वहाँ थे, जो उन्होंने हेल्प की, तो वो किस तरह से हमें रिस्पेक्ट देते हैं, वो ये इस चीज़ को ये सब बताता है। उसके बाद मोदी जी की विजिट हुई यूक्रेन। यूक्रेन के बारे में हमने जान लिया। कुछ चीज़ देखेंगे, जैसे डोनबास, है ना, ये कहाँ किससे रिलेटेड है? तो यूक्रेन से रिलेटेड है। दूसरी सिटी दोनेत्स्क, डोनबास, मरियापोल, है ना। तो ये सब सिटीज़ जो हैं ये किससे रिलेटेड है? ये यूक्रेन से रिलेटेड है ना, जहाँ पे रशियन इन्वेजन हुआ है। अब जब यूक्रेन विजिट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ पे क्या करते हैं? वो भीष्म क्यूब दान करते हैं, डोनेट करते हैं या उनको देते हैं राहत के लिए। तो भीष्म अगर पूछा जाए तो क्या है? भीष्म जो है एक पोर्टेबल मेडिकल कैंप है। वो एक डब्बा टाइप है। अगर देखोगे फ़ोटो तो प्राइम मिनिस्टर और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो दोनों खड़े हैं और पीछे आप डब्बा टाइप देखोगे बहुत सारा। तो वो जो है वही है भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल। वो क्या है कि एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है, एयर ड्रॉप किया जाता है, जहाँ गिरेगा वहीं पे खुल के सारा सामान उसमें जो अर्जेंट मेडिकल नीड के लिए होता है वो सब उसमें रहता है। तो वो उन्होंने डोनेट किया है यूक्रेन को। दूसरा सवाल, जो भीष्म उन्होंने डोनेट किया है, इसकी टेस्टिंग कहाँ हुई है? इसकी सबसे पहली टेस्टिंग जो हुई थी इंडियन एयरफोर्स ने यूपी के आगरा शहर में किया था। जब यूक्रेन जाते हैं तो वो कीव, जो यूक्रेन की कैपिटल है, वहाँ कैसे ट्रैवल करते हैं? रेल फोर्स 1 से ट्रैवल करते हैं। तो ये रेल फोर्स 1 से जो ट्रैवल करते हैं उसको एक अलग नाम दिया गया है, उसको कहा जाता है आयरन डिप्लोमेसी। इससे पहले हम लोग देखेंगे ओरेंगुटन डिप्लोमेसी कैसी होती है ना, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बट रेल फोर्स 1 से जो ट्रैवल करते हैं इसको आयरन डिप्लोमेसी का नाम दिया गया है। और तो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं 1991 के बाद, है ना, जब से आज़ादी मिली। सबसे इससे पहले क्या था? यूक्रेन जो है वो रशियन फेडरेशन का हिस्सा था। तो जब रशियन फेडरेशन टूटा, यूएसएसआर टूटा, तब जाके रशिया अलग, यूक्रेन अलग और बाकी सारी कंट्रीज़ अलग हुई। तो वो इसके यूक्रेन की आज़ादी हुई 1991 में, उसके बाद पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने विजिट किया यहाँ पे। फिर एक ओएसिस ऑफ पीस पार्क है, कहाँ है? कीव में है। वहाँ पे महात्मा गांधी जी की स्टैच्यू है ना, तो वहाँ भी मोदी जी जाते हैं। उसके बाद
कुछ कुछ एग्रीमेंट पे साइन होते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो कि बिल्कुल भी याद करने की चीज़ नहीं है, बस एक बार देख लो, ये हेल्प करेगा अगर मेंस में आता है इंडिया यूक्रेन के बीच में क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, तो उसमें ये सब लिखा जा सकता है। फिलहाल के लिए ये सब ज़रूरी नहीं है, जो जो ज़रूरत का है मैंने हाईलाइट कर दिया है। आयरन डिप्लोमेसी बता दिया हमने कि किसी भी वर्ल्ड लीडर को, जैसे पोलैंड से यूक्रेन ले जा रहे हैं ट्रेन से, तो स्पेशली जब रशियन इन्वेजन हुआ 2022 के बाद, तो इस तरह से बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स आए हैं, तो मोदी जी भी उन्हीं में एक हैं, और इस तरह की डिप्लोमेसी का नाम दिया गया है आयरन डिप्लोमेसी। भीष्म क्यूब, आरोग्य मैत्री क्यूब बोला जाता है इसको, है ना। तो ये क्रिटिकल केयर ट्रॉमा यूनिट है। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर बना है, तो प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री के अंदर बना है। कितने केसेस हैंडल कर सकता है, 200 इमरजेंसी केसेस हैंडल कर सकता है ना। जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उनका ऑफिशियल रेसिडेंस को कहा जाता है मारिंस्की प्लेस, ठीक है। और ये जो है मारिंस्की प्लेस, जो नाटू नाटू सॉन्ग था RRR में, है ना, तो उसमें इसको दिखाया गया है मारिंस्की प्लेस को, तभी से ये काफ़ी न्यूज़ में आया था और इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये एक्चुअली प्रेसिडेंट जेलेंस्की का रेसिडेंस है। फिर हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 3 नेशन की विज़िट की। पहला देश है फिजी। फिजी में जो विज़िट हुआ इनका, तो फिजी का इंडिया से बहुत पुराना रिलेशन है, क्योंकि क्या होता था अंग्रेज़ों के समय में, जो स्लेव होते थे, है ना, उनको वहाँ ले जाया जाता था। जैसे मॉरिशस है, फिजी है, इन सब कंट्रीज़ में एक्चुअली देखें तो बिहार का भी फिजी से बहुत पुराना रिश्ता है और बहुत लगाव वाला रिश्ता है। तो फिजी जो है पहले स्लेव ट्रेडिंग होती थी और वहाँ पे, तो ये कहाँ पे है फिजी? फिजी देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है, मैप ओपन करना, ओशियानिया रीजन जो है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, और इस साइड यहाँ पे कुछ फिजी है ना, यहाँ पे न्यूजीलैंड होता है, यहाँ पे फिजी है। तो जब जाते हैं तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? सितिवेनी राबुका। सितिवेनी राबुका वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को एक अवार्ड से सम्मानित किया, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, मतलब उस देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है, उससे हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को सम्मानित किया गया। किनके द्वारा? वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं रातू विलियम कार्टोनीवर। इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का हो सकता है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन वो भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, ज़्यादा दिमाग उसमें कंज्यूम नहीं करना है। इसमें बस समझने वाली चीज़ है कि ऑर्डर ऑफ फिजी दिया गया है, किसको दिया गया है? महामहिम राष्ट्रपति जी को दिया गया है, प्रधानमंत्री को नहीं दिया गया है, याद रखना। अभी हम लोग देखेंगे, पूरा लिस्ट देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी को या राष्ट्रपति जी को कौन कौन सा अवार्ड दिया गया है दूसरी कंट्रीज़ के द्वारा। उन्होंने फिजी की पार्लियामेंट को एड्रेस किया, ठीक है। और जो इंडेंचर्ड लेबर्स थे, जिनको कहा जाता था गिरमिटिया, है ना, 145 साल पहले वहाँ ले जाए जाते थे स्लेव ट्रेडिंग से, जैसा मैंने बताया, तो उसकी लेगेसी को उन्होंने ऑनर करने की कोशिश की जब वो इंडियन डायस्पोरा से कांटेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ से आप पूछता जा सकता है कि गिरमिटिया किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इंडेंचर्ड लेबर से रिलेटेड है। कुछ कंट्रीज़ का नाम दिया जाएगा तो उसमें लिख सकते हैं कि फिजी से रिलेटेड है, राइट। चलो, बाकी ये सब तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। न्यूजीलैंड विज़िट जो हुई राष्ट्रपति जी की, उसमें क्या कुछ हुआ? सबसे पहली चीज़ कि न्यूजीलैंड है कहाँ पे? अगर देखोगे तो न्यूजीलैंड इज़ ऑल्सो नियर द ओशियानिया रीजन, है ना। तो जो ओशियानिया रीजन है, हमने देखा था ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है। कल हमने इससे रिलेटेड एक फैक्ट देखा था, जीलैंडिया मिला है हमको, एक नया कॉन्टिनेंट, जिसको कहा जा रहा है कि ये 8th कॉन्टिनेंट है। न्यूजीलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ जीलैंडिया। जीलैंडिया का जो मैक्सिमम पोर्शन जो है वो पानी के अंदर है, जो बाहर है वो न्यूजीलैंड है। अब आगे बढ़ते हैं। एक कंट्री है टिमोर लेस्टे। अब देखो, प्रेसिडेंट मुर्मू जी फिजी गई, फिर न्यूजीलैंड गई। फिजी कहाँ है? यहाँ पे है। न्यूजीलैंड कहाँ है? यहाँ पे है। तो तीसरा कंट्री उन्होंने टिमोर लेस्टे विज़िट किया और सेम ड्यूरेशन टाइम पे विज़िट किया है। तो टिमोर लेस्टे भी उसी आसपास में होगा, है ना। तो जो इंडोनेशिया वाला रीजन है, इंडोनेशिया के पास है टिमोर लेस्टे। इस टिमोर लेस्टे की खासियत ये है कि यहीं पे इनको ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ टिमोर लेस्टे दिया गया, जो कि टिमोर लेस्टे का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। क्यों? फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक सर्विस, एजुकेशन एंड वीमेंस एम्पावरमेंट।
राइट। जैसे हम लोग भारत रत्न देते हैं बाहर को, यहाँ भी हम लोग टिमोर लेस्टे से हमारे राष्ट्रपति जी को अवार्ड दिया गया है। अब हम एक बार देखते हैं कि एक ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार है, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये सूरीनाम का हाईएस्ट अवार्ड है, वो दिया गया था। तो देखो सब जगह ग्रैंड ऑर्डर ऑफ वो कंट्री का नाम होता है। तो ये ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार सूरीनाम का है, ग्रैंड ऑर्डर कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी का है, और टिमोर लेस्टे का ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ टिमोर लेस्टे। अब प्राइम मिनिस्टर की यात्रा देखते हैं, रशिया एंड ऑस्ट्रिया। इससे पहले वो कहाँ गए थे? यूक्रेन गए थे। उसके बाद वो रशिया जाते हैं। जब रशिया जाते हैं वहाँ भी उनको अवार्ड किया जाता है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल, विच इज़ रशियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको उनके बायलैटरल जो टाइज़ हैं उनके बेसिस पे उनको दिया, और बाकी सारी जो भी हैं ये एक डिप्लोमेसी का पार्ट होता है। तो उन्होंने एक द टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर क्रेमलिन वॉल मॉस्को में ट्रिब्यूट दिया सोल्जर्स को। हमारे लिए याद करने की चीज़ क्या है? तो हमारे लिए याद करने की चीज़ है कि रसिया कब गए, डेट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर वहाँ जब गए तो उनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से। अगर हम द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल अवार्ड के बारे में देखेंगे तो ये अवार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था 1698 में, ठीक है, सेंट एंड्रयू के ऑनर पे। इससे पहले बहुत सारे फॉरेन लीडर्स को इससे सम्मानित किया जा चुका है, जैसे चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान नूर सुल्तान नजरबाइब। इनको ऑलरेडी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट करता चल रहा हूँ। आप पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ना भी चाहिए, तभी कॉन्टेक्स्ट मिलता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए ये सब पढ़ के जाना है। इसके बाद ऑस्ट्रिया विजिट करते हैं। ये सारी कंट्री जो हैं ये यूरोप का पार्ट है, यूरोप के नियर बाय में है ना, रशिया के बॉर्डर में थोड़ा सा अलग आगे पीछे है ना। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर 41 साल में पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो यहाँ जाते हैं। क्यों जाते हैं? जब भी देखो 75वीं एनिवर्सरी होती है डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, 100वां एनिवर्सरी होता है, तो इस तरह में विजिट किया जाता है। तो इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में एक स्टार्टअप ब्रिज इनिशिएटिव साइन हुआ है ना। तो जो स्टार्टअप है उसके बीच में एक्सचेंजेस के लिए कौन कौन सी कंट्री के बीच में? इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। यहाँ भी बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा की गई। बेसिकली यहाँ पे माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि रिसेंटली माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया गया? ये देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस तरह का एग्रीमेंट बाकी सारी कंट्री से अभी तक नहीं देखे होंगे, है ना। यहाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी को कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है फॉरेन कंट्रीज में, वो हम एक नज़र डाल लेते हैं उस पर। तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल अवार्ड रशिया कब दिया? इनको दिया गया जुलाई 2024 में। इससे पहले ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गैल्पो, ये भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो उनको मार्च में दिया गया था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस के द्वारा दिया गया था पिछले साल। ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस के द्वारा दिया गया था पिछले साल। ऑर्डर ऑफ द नाइल ऑफ कोर्स इजिप्ट ने दिया था। इसके बाद ज़रूरत नहीं है इतना याद करने का। 2023 वाला पढ़ लिए, काफ़ी है, वो भी मई तक मोर देन एनफ है। इससे अंदर नहीं जाएगा तो किसी से नहीं बनेगा। अगर तुमको इतनी इच्छा है पढ़ने की तो हमने लिस्ट दे दिया है, पढ़ लेना। अब इंडिया जर्मनी के रिलेशन की बात करते हैं। देखो इंडिया जर्मनी का जो रिलेशन है ना वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत डीप है, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी जो है इंडस्ट्री की वो हम जर्मनी से मंगाते हैं, क्योंकि जर्मनी बहुत ही हाईली टेक्निकली एडवांस देश है। तो वहाँ पे अभी एक समिट हुआ है री इन्वेस्ट नाम का, जो कि 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट है। बेसिकली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ जो भी हम टाई अप कर रहे हैं ना, ऑब्जर्व करोगे तो वो ग्रीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए हमारी जो स्विचिंग हो रही है कोल और पेट्रोलियम से जो हम बाहर निकल रहे हैं उसमें किस तरह से उनका योगदान रह सकता है उसके लिए, तो उन सब कंट्रीज से हम इसी के लिए बेसिकली टाई अप्स करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ MOUs करते हैं। अब इंडिया और साउथ अफ्रीका कहाँ है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। आप मुझे कमेंट में बताओगे कि साउथ अफ्रीका के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, जरूर कमेंट करोगे। कमेंट नहीं करते हो, कोई कमेंट नहीं करोगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि आप कितना रिस्पॉन्स कर रहे हो, है ना। बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यूस, मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कल करीब 10-15 हैं, वो एकदम से कंटिन्यूस देखते हैं, हर एक टॉपिक को पढ़ते हैं और कमेंट भी करते हैं, बताते हैं कि हमने पढ़ लिया। और आपको जब कमेंट करोगे ना तो आपकी एक्टिव मेमोरी रहेगी। इन्जॉय करो ये 30 मिनट 40 मिनट जो है ना करंट अफेयर्स को इन्जॉय करके पढ़ो, बोर्डिंग मत बनाओ।
अगर एंजॉय करके पढ़ोगे तो याद जल्दी होगा, मज़ा आएगा फिर। चलो एक पहले जवाब दे दो कि साउथ अफ्रीका की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। साउथ अफ्रीका कौन से कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अच्छा, अब बताओ, हम लोग अभी एक कंट्री के बारे में बात करते हैं, टिमोर लेस्टे। अब जो टिमोर सी है ये उस कंट्री के, टिमोर लेस्टे के साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट है या वेस्ट है? ये भी तुम कमेंट करोगे। 2 क्वेश्चन अभी जस्ट पॉज करके कमेंट करोगे, नहीं पता है तो गूगल करके देखो और कमेंट करो, याद हो जाएगा। साउथ अफ्रीका की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, और जो कंट्री है टिमोर लेस्टे के साउथ, नॉर्थ, ईस्ट या वेस्ट में टिमोर सी है, ये आपको बताना है। तो इन दोनों क्वेश्चन को ज़रूर से कमेंट करोगे, ठीक है। एक इंटरेक्टिव एक्सरसाइज होना चाहिए, सिर्फ हमारा एफर्ट नहीं, आपका भी एफर्ट होना चाहिए, है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर बता ही दीजिए ना, क्यों कमेंट करवाते हैं? भाई दोनों हाथ जोड़ के विनती है ना। शायद आपके लिए वीडियो नहीं बना है फिर, है ना। पढ़ाई ऐसे नहीं होती है, पढ़ाई वन वे कभी नहीं हुआ है। तुमको PDF भी दे दिए, पढ़ा भी दिए, बस करते चलो, है ना। तो इसे फिर से अगले साल इंतजार करोगे, सर PDF भी दीजिए, वीडियो भी बनाइए, फिर हम अटेम्प्ट करेंगे, याद करेंगे, रटेंगे, एग्जाम में जाएंगे, भूल जाएंगे। चलो, इंडिया और साउथ अफ्रीका ने अभी एक सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए एक पैक्ट किया है। अब देखो यहाँ से एक फैक्ट पहले निकलता है कि इंडिया का एक सबमर्सिबल व्हीकल बना था, दैट वाज द फर्स्ट मैन्ड सबमर्सिबल, है ना। एक टाइटन नाम का सबमर्सिबल व्हीकल है जो कोलैप्स हो गया था, टाइटन नाम का, याद होगा, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें थे, उनका देहांत हो गया था। जो ये बनाया गया है द फर्स्ट मैन्ड सबमर्सिबल इंडिया के द्वारा बनाया गया, उसका नाम है मत्स्य 6000, मत्स्य 6000। ये मत्स्य 6000 जो है, इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ये है चेन्नई में। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किया है? वो प्रोजेक्ट है समुद्रयान प्रोजेक्ट के अंदर मत्स्य 600 को बनाया गया। अब देखो थोड़ा सा फैक्ट हमने देख लिया कि हम किस तरह से सबमरीन रिसर्च में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ बात हो रही है सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस की। तो इंडियन नेवी और साउथ अफ्रीकन नेवी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें ये कहा गया कि कोई भी डिस्ट्रेस हो, एक्सीडेंट हो, क्या है साउथ अफ्रीका हमारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, उस एरिया में अगर कुछ होता है इंडियन नेवी को, तो यहाँ से जब तक हेल्प जाएगा तब तक क्या होगा, चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो हम उनके साथ टाई अप करके रखेंगे, तो अफ्रीकन कंट्रीज़ का अप्रोच हमारे अरेबियन सी में ज़्यादा जल्दी होगा बजाय, या सॉरी इंडियन ओशन में ज़्यादा जल्दी होगा बजाय हमारे, इसलिए हमने उनसे टाइप किया है। अब इंडियन नेवी को असिस्टेंस मिलेगा, है ना। क्यों? डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल जब भी नीड होगी साउथ अफ्रीकन्स को, उनके नेवी को, तो हमारे जो इंडियन नेवी वो प्रोवाइड करेगी। या फिर तो ये जो डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल होता है ये रिमोटली ऑपरेटेड होता है ना। पूछा जा सकता है कि इसका यूज़ क्या होता है, तो इसका यूज़ होता है कि कोई भी सबमरीन है वो अगर सपोज़ डूबने लगा, कुछ इशू हो गया उसमें, तो इससे कुछ रसद भेजा जा सकता है, सामान भेजा जा सकता है, और बेसिकली कुछ लोग जो हैं उनको रेस्क्यू किया जा सकता है डायरेक्ट। नहीं तो क्या है, सबमरीन सीधा डूब जाएगा तो आदमी भी डूब जाते हैं। एटलीस्ट इसके रहने से थोड़ा चांस रहता है कि जो सबमरीन में हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनको बाहर निकाला जा सकता है। तो अभी कल्चरल प्रोस्पेरिटी एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में। पर्पस क्या है? पर्पस होता है कि जो भी ट्रैफिकिंग हो रही है एंटीक्विटीज़ की इंडिया से यूएसए, उसको रोका जाए, उसको कर्ब किया जाए, ताकि हमारा कल्चरल हेरिटेज जो है वो बना रहे। बस इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें बैकग्राउंड क्या है, यूनेस्को कन्वेंशन पढ़ना है तो पढ़ लो, परीक्षा में इतना डीपली नहीं पूछता है, लेकिन हाँ पढ़ना इसलिए ज़रूरी रहता है, एटलीस्ट पहली 2 बार में इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी रहता है ताकि ये चीज़ तभी याद रहेगा जब ये चीज़ पढ़े रहोगे। ये चीज़ याद नहीं रहेगा, लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे ये चीज़ याद होगी। अब ये जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन द मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग द इलिसिट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कल्चरल प्रॉपर्टी, ये जो है 1970 में पेरिस में आया था, है ना। टोटल 146 पार्टी जिसमें है, हमारे काम का नहीं है। अभी इंडिया और घाना के बीच में एक टाई अप हुआ है। हमारा कंसर्न इसमें यह है कि यूपीआई और घाना इंटरबैंक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के बीच में टाई अप हुआ है। तो यहाँ से एक सवाल बनता है कि इंडिया का यूपीआई
कौन कौन सा कंट्री अडॉप्ट कर चुका है इसके बारे में बताइए, है ना। तो 5 कंट्री का नाम लिखा रहेगा, उसमें से सेलेक्ट करना रहेगा कि कौन कौन सी कंट्री में यूपीआई अभी एक्सेप्ट कर लिया है एज अ मोड ऑफ पेमेंट। अब देखो कुछ इवेंट है, इंपॉर्टेंट है। शेख हसीना जो कुछ दिन पहले बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, उनको देश छोड़ना पड़ा था क्योंकि वहाँ तख्ता पलट किया गया और बाद में एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को रखा गया। केयर टेकर को रखा गया जो बांग्लादेश की एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं और बेसिकली देखें तो सेना का शासन वहाँ पे लगाया गया। जब ये चीज़ किया गया तो शेख हसीना जी को भारत लाया गया। चूँकि भारत से शेख हसीना जी का एक बहुत पुराना लगाव है, काफ़ी दिनों से, जब से शेख मुजीबुर रहमान थे तभी से भारत का लगाव है। भारत की जो मुक्ति वाहिनी थी वो शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में ही रह के बांग्लादेश को उन्होंने आज़ाद कराया था। तो अब शेख हसीना जब इंडिया में है तो इनको एक्स्ट्रेडाइट करने की बात चल रही है, मतलब यहाँ से वापस बांग्लादेश भेजने की बात चल रही है। जो एक्स्ट्रेडाइट ट्रीटी है इसके बारे में पूछा जा सकता है। ये न्यूज़ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इस न्यूज़ से ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी क्या होती है। एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी होती है कि कोई भी आदमी जैसे शेख हसीना, उनके ऊपर कुछ इंटरनेशनल क्राइम्स के क्रिमिनल चार्जेस हैं। क्रिमिनल चार्जेस मतलब मास जिनोसाइड करा दिया, वॉर करा दिया, इन्होंने ज़बरदस्ती सिविलियंस पे बम गिरवा दिए। तो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 1973, इसके तहत बांग्लादेशी कोर्ट में इनके एब्सेंस में भी इनका ट्रायल हो सकता है। लेकिन एक ट्रीटी जो इंडिया बांग्लादेश एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है जो कि 2016 में लास्ट अमेंड हुआ था, उसमें ये बताया गया है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो भी क्रिमिनल्स हैं यहाँ के वहाँ या वहाँ के यहाँ, उनको एक दूसरे के पास एक्सचेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बांग्लादेश के कूका है, इससे रिलेटेड कुछ नहीं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मोहम्मद यूनिस है, इनके बारे में हम बाद में देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ में देखेंगे। ट्रंप फैमिली ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है क्रिप्टो करेंसी के लिए। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। ये जो है क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जिसको डोनाल्ड ट्रंप का बेटा डोनाल्ड जूनियर और एरिक कंट्रोल कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंटली अपने एक भाषण में ट्रंप ने कहा था कि वो यूनाइटेड स्टेट्स को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द प्लैनेट बनाना चाह रहे हैं और अपना खुद का बेटा जो है उनका क्रिप्टो की कंपनी खोल के बैठा है। तो एक है ना क्विड प्रो क्यो वाली सिचुएशन होती है। खैर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। सवाल बनता है यहाँ पे कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो एक कंपनी है वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है? ब्लॉकचेन यूज़ करती है, बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करती है, या कंप्यूटर नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करती है? इस तरह का रहेगा तो ब्लॉकचेन इज़ द राइट आंसर। तापी पाइपलाइन, है ना, तापी पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक है ये पाइपलाइन? ये पाइपलाइन बेसिकली गैल्किनीस गैस फील्ड तुर्कमेनिस्तान में है और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए इंडिया आएगी। तो जो तापी पाइपलाइन है ना, ये ट्रांसनेशनल पाइपलाइन है, बहुत सारी कंट्रीज़ को ज्वाइन करेगी। तो चलेगी कहाँ से? तुर्कमेनिस्तान से, उसके बाद आएगी अफ़गानिस्तान, फिर आएगी पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया। तो पाकिस्तान और इंडिया को इससे 42% गैस मिलेगा और अफ़गानिस्तान इससे 16% गैस लेगा। तो एक ट्रीटी बनी है। किस चीज़ की पाइपलाइन है? नेचुरल गैस की पाइपलाइन है, या इसको पीस पाइपलाइन भी बोलते हैं। ठीक है, अभी तक हमने बिलियनियर्स की बात की थी, अब हम ट्रिलियनियर्स की बात करेंगे। तो जो इलॉन मस्क हैं, स्पेस एक्स के मालिक, है ना, जो टेस्ला गाड़ी आती है उनके मालिक, जो अभी एक्स है उसके मालिक, तो ये जो है इलॉन मस्क, ये कहा गया है कि ही विल द फर्स्ट ट्रिलियनियर बाय 2027। अच्छा, तो इंडिया से कौन होंगे? तो इंडिया से गौतम अडानी हो सकते हैं जो 2028 तक उनको पीछे कर सकते हैं। ये सब सवाल नहीं पूछ सकता है, लेकिन अगर पूछा तो अच्छी बात है, जवाब रहेगा अपने पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ ऑफ एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट। टाइफून यागी एंड ऑपरेशन सद्भाव। सबसे पहला चीज़ तो टाइफून यागी कहाँ आया है? एशिया में आया है। कौन से एरिया में? वियतनाम के एरिया में, है ना। स्पीड कितना था? 223 किलोमीटर पर आवर था। अब ऑपरेशन सद्भाव जो लॉन्च किया गया वो इंडिया ने लॉन्च किया 15 सितंबर को, ताकि वियतनाम, लाओस और म्यांमार को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया जाए। ये काफ़ी रिसेंट का न्यूज़ है ना, 15 सितंबर का न्यूज़ है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑपरेशन सद्भाव किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑपरेशन सद्भाव रिलेटेड है टाइफून यागी से। जो भी डिस्ट्रक्शंस हुए हैं उसके लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना टू वियतनाम, लाओस एंड म्यांमार। अगला है स्टैच्यू ऑफ यूनियन। स्टैच्यू ऑफ यूनियन है कि लॉर्ड हनुमान की
लॉर्ड हनुमान की 90 फीट की ब्रॉन्ज स्टेचू को बनाया जा रहा है, अनवील किया जा रहा है टेक्सास में, ह्यूस्टन के करीब। ये जो है ये थर्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू बनेगा यूनाइटेड स्टेट्स में। सबसे हाईएस्ट जो है वो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उसके बाद है पेगासस एंड ड्रैगन स्टैच्यू, तीसरा स्टैच्यू जो होगा वो हनुमान जी की मूर्ति होगी। ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है श्री अष्टलक्ष्मी टेम्पल, सुगरलैंड, या टॉलेस्ट हनुमान स्टैच्यू आउटसाइड इंडिया एंड टॉलेस्ट इन टेक्सास। तो यहाँ से क्या होता है कि जो एक 90 फुट का ब्रॉन्ज हनुमान जी की एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू खड़ी की जा रही है, कहाँ? टेक्सास में, है ना। कौन सा मंदिर है वो? अष्टलक्ष्मी मंदिर है। टेक्सास में कहाँ पे? ह्यूस्टन के नज़दीक। तो ये आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग आगे फिर कंटिन्यू करेंगे फिलाडेल्फी कॉरिडोर से और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जितना पढ़ाया गया उसको रिवाइज़ करो। अभी तक 4 वीडियो हो गए हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। अगर इसको बार बार पढ़ोगे, याद करोगे, अगर बुक है तुम्हारे पास, वॉल्यूम 1 होगा, वॉल्यूम 2 मिल जाएगा 2-3 दिन में। अगर वो आ जाता है सामने तो उसको कंटिन्यूस पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे यू कैन टैकल करंट अफेयर्स, है ना। 8 किताब पढ़ने से नहीं होगा, 2 किताब पढ़ो, लेकिन बार बार उसको पढ़ो, रिवीजन को एकदम स्पीड फास्ट कर दो, तभी ये पॉसिबल हो जाएगा। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। बाय बाय।